जय हिंद दोस्तों। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार आपका स्वागत करता है। पिछले वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी है उसकी अभ्यास 5.3 के 11 क्वेश्चन हल करवाए थे, जिसमें एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए प्रैक्टिस हेतु भी दिए थे। वो क्वेश्चन आशा करते हैं कि आप लगाए होंगे और आप अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। हम लोग उन क्वेश्चनों के बाद आगे क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से लगभग आपका 8 से 10 या 7 नंबर तक के लगभग पूछता है, तो कोशिश करिए आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए द ग्रेटेस्ट एजुकेशन संदीप सर परिवार से। देखिए 12 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। हमें 6 से पूर्णतः कट जाने वाली संख्याएं 40 लेनी है और उनका योग करके बताना है कि टोटल कितना योग होगा। जैसे 6 हम ले लें, 12 ले लें, 18 ले लें। हमने 3 संख्याएं ली हैं तो 12 और 6 18 और 18 36, मतलब 3 संख्याओं का योग टोटल 36 है। ऐसे ही 6 से कटने वाली हमें टोटल 40 धन पूर्णांकों को लेना है जो 6 से विभाज्य होंगे। लेकिन ये इसने कुछ नहीं कहा है कि वो संख्याएं आपकी कहां से लेकर के कहां तक के हैं, ऐसा उसने कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कहा है। इसलिए हम इन संख्याओं को शुरुआत से लेंगे और लास्ट तक के, जहां तक के हमें 40 संख्याएं मिल जाएंगी वहां तक के हम लोग योग ज्ञात कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं शुरुआत से, तो संख्याएं हमें मिलेंगी। जैसे पहली संख्या हम 6 को ही कहेंगे कि ये 6 से कट जाएगी। दूसरी संख्या 12 कहेंगे जो भी 6 से कट जाएगी, क्योंकि 6 के गुणज ही 6 से विभाज्य होते हैं, तो हम लोग 6 के गुणज ही ले रहे हैं। पहली संख्या 6 है, दूसरी 12 है, तीसरी 18 है। ऐसे डॉट डॉट करते हुए कितने नंबर तक के ले रहे हैं टोटल, तो 40 पदों तक के ले रहे हैं। कितने पदों तक के, 40 पद तक के। अब 40 पदों तक के जब लिए हैं तो हमें संख्याएं टोटल कितनी हो गई हैं, इसमें 40 हो गई। इससे हम लोग, अगर मुझे योगफल ज्ञात करना है तो हमारे पास ए होना चाहिए, एन होना चाहिए और डी होना चाहिए। तो जो सीरीज हमारी 6 12 18 बन रही, इससे हम लोग ए और डी निकाल देंगे और हमें कितने पद टोटल हैं तो वो हम निकाल ही देंगे, क्योंकि 40 पद उसने बोल दिया तो नंबर उसने कितने लिया है, तो 40 लिया है। अब देखिए अगर हम यहां से ए का मान निकालते हैं तो ए आपका हो जाएगा 6 और डी कितना हो जाएगा, तो 12 से 6 घट के हमें डी का मान भी 6 मिलेगा। दो वैल्यू हमें मिल गई हैं और उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि टोटल 40 पद लेने हैं, इसलिए हम लोग n का मान 40 लेंगे। तो n का मान कितना हो गया, 40 हो गया। अब जब हमारे पास a, n और d तीनों चीजें दे रखी हैं तो हम लोग 40 पदों का योग ज्ञात करते हैं। 40 पदों का योग ज्ञात करने के लिए तो योगफल का सूत्र आप पढ़े हैं, SN बराबर n बटे में 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और इंटू में d ब्रैकेट बंद। इसमें मान रख दीजिए, तो एस एन का मान 40 है, n की जगह 40 रखेंगे और 2 बटे में 2, a का मान कितना है, तो 6 है, प्लस n की जगह 40 से 1 घट जाएगा और d का मान कितना है, तो 6 है, ब्रैकेट बंद करिए। इसे आप लोग 2 से भाग करेंगे तो 20 बचेगा, 20 आपका बाहर हो गया, 6 और दूना गुणा कर दिए तो 12 हो गया, प्लस 40 से 1 गया तो 39 और गुणे में कितना है, तो 6 है। और हल करेंगे तो 20, 12 प्लस 6 से 39 को गुणा करेंगे तो 6 9 या 54 और 6 3 18 और 5 23, 234 और प्लस 12 करना है और गुणे में 20 है, तो बराबर 20 गुणे में है और ब्रैकेट के अंदर 234 और 12 जुड़ के कितना हो जाएगा, तो 246 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 3 1 4, तो 246 होगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो 20 की गुणा हो जाएगी 246 के साथ, कितना आएगा, 2 छंगे 12 के 2,
2 चक्कू 8 और 1 हासिल 9, 2 दूना 4 और 0 बढ़ा दीजिए तो आपको 40 पदों का योग आ गया 4920। टोटल 40 पदों का योग कितना आया है तो 4920। यह क्वेश्चन देख लीजिए आप। आपसे क्वेश्चन बोला है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक मतलब सारी संख्याएं प्लस की लेनी है तो धन पूर्णांक हो गए का योग ज्ञात जो 6 से विभाज्य है तो हम लोगों ने 6 से विभाज्य मतलब 6 के गुणज सारे ले लिए हैं। डी से जो सीरीज बनी है 6 12 18 डॉट 40 पदों तक के उससे ए और डी निकाल दिए और 40 पद बोले थे उससे एन निकाला और 40 पदों का योग कर दिए। यह क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम का मतलब होता है शुरुआत से करना है। 8 के गुणज का मतलब है जो 8 का मल्टीप्लाई है, वहां गुणज बोला उससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था जो 6 से विभाजित हो जाए, तो 6 से विभाजित भी वही संख्या होती है जो उस संख्या का गुणज होती है। तो चाहे हम 8 के गुणज बोल दें और चाहे हम बोल दें कि जो 8 से विभाजित होती है संख्याएं तो वही रहेंगी। 8 के प्रथम गुणज देखेंगे तो पहली संख्या 8 के गुणज में 8 इक्कन 8 8 ही हो जाएगी, तो पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 16 है, तीसरी संख्या 24 है और 15 गुणजों ज्ञात करना है तो कितने पद हैं 18 पद है, सॉरी 15 पद है। कितने पद है 15। यहां से हम लोग ए और डी और एन निकालेंगे तो ए का मान कितना है 8 है, डी का मान कितना है तो 16 से 8 घट जाएगा तो डी का मान 8 है और एन का मान कितना हो जाएगा तो 15 है। हमें एस 15 ज्ञात करना मतलब 15 पदों का योग ज्ञात करना है, क्योंकि गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 15 गुणजों का योग ज्ञात करना मतलब 15 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। हमें सूत्र पता है योगफल का एन बराबर एन बटे 2 गुणे में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी है। मान रखिए जो मान आपको दे रखे हैं तो a का मान 8 है, n का मान यहां है भैया 15, 15 बटे में 2, a का मान कितना है तो 8 है प्लस n का मान 15 है से 1 घटेगा और d का मान भी कितना है तो 8 है। 15 से भाग होगा नहीं 2 तो सेम ऐसे रखा रहने दीजिए। 8 दूना 16 हो जाएगा और 15 से 1 जाएगा 14 और गुणे 8। यहां दोनों में देखिए योग करिए, पहले गुणा करिए तो 16 प्लस 14 8 112 हो जाएगा। 112 और 16 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 12 6 18 10 28 बराबर 15 बटे 2 गुणे के साथ हो जाएगा 128। 128 2 से भाग करिए, 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8। 15 की गुणा 64 से करेंगे तो कितना आएगा 15 चक्कू 60 का 0 हासिल 6 आया और 15 छक्का 90 और 6 96। तो 15 के गुणजों का जो 8 के गुणज हैं जिसमें 15 गुणज आपको लेना है टोटल, तो कितना योगफल हो जाएगा तो 960 हो जाएगा, 960 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखना है, लिखा है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो विषम हो और साथ में 0 से 50 के बीच में हो, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले समझना है कि विषम संख्याएं आखिर होती कौन सी हैं। तो आप इस चीजों में 4 चीजें अंक नंबर पढ़े होंगे। विषम नंबर पढ़ते होंगे कि विषम नंबर किसको कहते हैं, आप सम नंबर पढ़ते होंगे, आप भाज्य नंबर पढ़ते होंगे और आप अभाज्य पढ़ते होंगे। विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटे।
अदर किसी नंबर से कटती हैं तो आप उन्हें विषम संख्याएं कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो संख्याएं 2 से नहीं कटना चाहिए तो वो संख्याएं विषम है। जैसे 10 आपकी 2 से कटती है तो वो आपकी सम संख्या है, लेकिन 9 आपकी 3 से कटती है, 2 से नहीं कटती है, तो वो आपकी विषम संख्या है। तो हमारे कहने का मतलब ये है विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से ना कटे, बस 2 से ना कटे वो सब आपकी विषम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से कटे। जैसे आपसे कोई कहता है 9 सम संख्या है तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 9 आपकी 2 से नहीं कटती। तो जो संख्याएं 2 से कटेंगी आप उन्हें सम संख्याएं कहेंगे। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी से भी कट जाएं। 15 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, 16 8 से कटेगी, 4 से कटेगी, 2 से कटेगी, 1 से कटेगी, स्वयं 16 से कटेगी। तो 16 एक सम संख्या तो है ही, साथ में यह एक भाज्य संख्या भी है। और अगर हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या में वो संख्याएं आती जो किसी से ना कटे। जैसे 11 ये स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी। तो जो जैसे 3 है स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी, वो अभाज्य है। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 नहीं लेंगे, 17 है। ये संख्याएं, जो संख्या या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, वह संख्याएं विषम संख्याएं, सॉरी अभाज्य संख्याएं होती। तो अब आप सम संख्याएं समझ गए होंगे कि कौन सी होती हैं। तो सम संख्याएं आपको वो लेनी है जो 0 से 50 के बीच में हो, विषम हो, मतलब 2 से ना कटे और चाहे जिससे कटे। तो अगर हम बात करें तो 1 हमारी विषम संख्या है, 3 हमारी विषम संख्या है, 5 हमारी विषम संख्या है, ऐसे कहां तक के 50 के बीच, अर्थात 49 आपकी सबसे आखिरी विषम संख्या होगी। हमें इनके बीच में जितनी भी विषम संख्याएं पड़ी हैं उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर 0 से लेकर के 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं वो आखिर हैं कितनी। अगर आपको ये नहीं पता है कि वो संख्याएं कितनी हैं जो 0 से 50 के बीच में है तो आप योगफल नहीं निकाल पाएंगे। अर्थात योगफल निकालने के लिए आपके पास a होना चाहिए, d होना चाहिए और n होना चाहिए। तो हमारे पास जो सीरीज बनी है उससे हम लोग a निकाल सकते हैं, मतलब प्रथम पद आपका a हो जाएगा 1, और d का मान तो 3 से आप 1 को घटाएंगे, अर्थात d का मान आपका 2 आ जाएगा। तो d का मान 2 हो गया, प्रथम पद 1 हो गया, और nवां पद मतलब अंतिम पद यानी कि an बराबर कितना है तो 49 है। लेकिन आपके पास n नहीं पता है कि आपके पास आखिर टोटल नंबर है कितने जो 0 से लेकर के 50 के बीच में है। तो सबसे पहले हम उन अंकों को निकालेंगे। हमें nवां पद का सूत्र पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में t। इसमें रखेंगे तो हमें n की वैल्यू पता हो जाएगी कि 0 से 50 के बीच में आखिर टोटल नंबर कितने हैं। चलिए an का मान 49 है, बराबर a का मान 1 है, प्लस n का मान निकालना है और d का मान कितना है 2 है। 1 को इधर लाएंगे तो 49 माइनस 1 और n माइनस 1 और इंटू में 2। 49 से 1 घटेगा 48, बराबर n माइनस 1 और इंटू में 2। 2 बटे में चला आएगा तो 48 के साथ बटे में 2 हो गया, बराबर में n माइनस 1 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 24। 24 और 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर n, अर्थात टोटल नंबर कितने होंगे 25 होंगे। 0 से 50 के बीच में आखिर विषम संख्याएं कितनी पड़ेंगी तो आप कहेंगे सर 25 पड़ेगी। तो मुझे 25 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमें 25 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र SN का लगाना पड़ेगा। SN बराबर n बटे 2 गुणे में 2a प्लस n माइनस 1 और गुणे में t। मान रखिए कितना होगा, n का मान 25 है, बटे में 2 और 2 a का मान कितना है तो 1 है, प्लस 25 से 1 घटेगा और d का मान कितना है तो d का मान 2 है। 25 को भाग हो नहीं सकता 2 से तो पड़ा रहने दीजिए। 2 × 2 प्लस 25 से 1 गया 24 और गुणे में 2 है।
तो 24 दूना 48 और 2 जुड़ जाएगा तो 50। 25/2 गुणे 50, 50 को 2 से भाग करिए तो 25 बचेगा, और 25 25 हम 625 होता है, यानी कि टोटल अगर हम लोग 25 पद जोड़ेंगे जो विषम है तो वो उनका योग 625 आता है। आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगने का प्रावधान इस प्रकार है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपसे किसी पर्सन ने कहा है कि भैया आप पढ़ाई करने के लिए 15 तारीख तक के अपना एडमिशन करवा लीजिए। अगर आप 15 तारीख के बाद 16 तारीख को करवाते हैं तो आपको विलंब शुल्क के रूप में इतना पैसा पड़ेगा। मतलब 16 को करवा रहे हैं तो विलंब शुल्क के रूप में कुछ राशि देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपसे बोल रहा है कि 17 तारीख को करवा रहे हैं, एक दिन और ज्यादा हो गया, 16 को करवाते तो कुछ पैसा पड़ता, लेकिन 17 को करवाए हैं तो आपको 16 वाला पैसा तो पड़ेगा ही, लेकिन कुछ और थोड़ा बढ़ के रुपये पड़ेगा। जैसे आपको 16 को करवाएंगे तो 200 रुपये, लेकिन अगर कहा कि 17 करवाओगे तो 50 रुपये और देना पड़ेगा, तो 250 देना पड़ेगा। लेकिन अगर 18 करवाएंगे तो 216 का पड़ेगा, फिर 17 का 50, फिर 18 का 50, ऐसे आपको पड़ेगा। इस तरीके से जुर्माना का प्रावधान इसमें भी है कि जिस तिथि से बोला गया है कि ठेकेदार ने बोला कि जिस तिथि को आपको टाइम दिया गया, आप इस तिथि को अगर नहीं करवा पा रहे पूरा फुल काम, तो आपको जुर्माने के रूप में कुछ राशि देनी पड़ेगी। वो राशि किस हिसाब से है? पहले दिन के लिए 200 रुपए, पहले दिन आपको 200 रुपए पड़ेंगे। अगर आप एक दिन लेट हो रहे हैं तो आपको 200 रुपए देना है। लेकिन दूसरे दिन के लिए 250 रुपए पड़ेगा। अगर दूसरे दिन भी लेट हो जा रहे तो 250 रुपए पड़ेगा। फिर अगर तीसरे दिन भी लेट हो रहे हैं तो आपको 300 रुपए पड़ेगा। मतलब पहले दिन का 200 पड़ेगा, दूसरे दिन का 250 और तीसरे दिन का 300 रुपए पड़ेगा, इत्यादि। इसी तरीके से अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना, अगर प्रत्येक आगे दिन आप बढ़ते रहते हैं, जो लेट ही होते जा रहे हैं, तो जुर्माना आपका जो है अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक पड़ेगा। मतलब जो पहले दिन पड़ रहा था जुर्माना, उससे 50 रुपए आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा हर एक दिन के हिसाब से। ठेकेदार का जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? यदि इस कार्य को 30 दिन का विलंब करता है वह आदमी, 50 रुपए अतिरिक्त के हिसाब से हर एक दिन का पड़ेगा। और अगर वो ठेकेदार 30 दिन लेट है तो कितना पैसा देना पड़ेगा? सबसे पहले समझना है कि आपकी सारणी क्या बनेगी। तो सारणी आपकी सबसे पहले दिन का आपको 200 रुपए पड़ेगा, अगले दूसरे दिन पहले दिन का 200 रुपए पड़ेगा, दूसरे दिन का 250 रुपए पड़ेगा, तीसरे दिन का 300 रुपए पड़ेगा। ऐसे ऐसे कितने दिन तक लेट हुआ है? तो 30 दिनों तक के लेट हुआ। तो यहां से आप देखेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए बराबर 200 हो जाएगा। और अगर आप डी निकालना है तो 250 से आप 200 को घटाएंगे तो आपको डी का मान 50 रुपए मिल जाएगा। दो वैल्यू आपको मिल गई। अगर हम आपसे कहेंगे एन कितना है तो आप कहेंगे 30 दिनों का लेट पेमेंट देना है, तो आपको एन बराबर 30 हो जाएगा। अब देखिए आपको टोटल 30 दिन का कितना विलंब शुल्क पड़ेगा। तो सूत्र आप एस एन का जानते ही हैं, योगफल का सूत्र लगा दीजिए, एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और गुणे में डी। जितनी वैल्यू यहां से निकाले हैं आप सारी उसमें पुट कर देंगे तो n का मान कितना है? 30 दिनों का विलंब शुल्क 30 n का मान हो गया। n की जगह पर 30 रख देंगे, बटे में 2 है, 2a का मान कितना है? तो 200 रुपए है, और प्लस n का मान कितना है? 30 और माइनस का 1 है, और d का मान कितना है? 50 है। तो आप d का मान 50 रख देंगे। 30 को 2 से काट दीजिए तो 15 बचेगा, 15, 200 दूना 400, प्लस 30 से 1 जाएगा तो 29 और गुणे 50। 15 ब्रैकेट से बाहर है और 400 है,
प्लस 29 की गुणा 5 से तो 5 9 45 और 5 गुना 10 और 4 14 1450 है। जोड़ देंगे तो 14 और 4 1850 हो जाएगा और 15 से गुणा कर दीजिए तो 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120 और 7 27, 12 15 एकन 15 और 12 27, 12,750 रुपए टोटल उसे अदा करना है। कितना रुपए 30 दिन का विलंब शुल्क पड़ जाएगा? तो 12,750 रुपए। क्वेश्चन काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बहुत बेहतर और आसान क्वेश्चन है। तो आप आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी बेहतर समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग देखिएगा, 15 अट्ठे 120 सा 27 हासिल आया है, 12 15 एकन 15 और 12 27 होता है। यहाँ पे कितना होता है? 27। तो आपका टोटल आया 27,750। कितना विलंब शुल्क है? तो 27,750। इसे अब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनको समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। 7 बच्चों को कुछ पुरस्कार देना है, देने के लिए टोटल 700 रुपए की राशि रखी, मतलब 700 रुपए की राशि है, उसमें हमें 7 पुरस्कार बांटने हैं। अब उनको कैसे सीक्वेंस में लाना है? तो यदि प्रत्येक पुरस्कार को अपने ठीक पुरस्कार से 20 रुपए कम है, मतलब पहले का पुरस्कार जितने रुपए का है उससे अगला पुरस्कार जो देना है वो 20 रुपए कम है, फिर उससे अगला जो पुरस्कार देना है उसको ठीक पहले से 20 रुपए कम है। इस तरीके से सारे पुरस्कारों को लिया गया है। तब देखना है कि प्रत्येक पुरस्कार कितने रुपए का है, मतलब प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले मानते हैं कि आखिर पहला पुरस्कार कितने का है। तो हम मान लिए हैं, माना प्रथम पुरस्कार की कीमत, प्रथम पुरस्कार की कीमत x रुपए है। प्रथम पुरस्कार की कीमत, प्रथम पुरस्कार की कीमत x रुपए है। अब जब x रुपए पहले की है तो अगला x माइनस 20 हो जाएगा, अर्थात पहले से कम हो जाएगा। दूसरा उससे भी कम हो जाएगा 20 रुपए, तो x माइनस 40 रुपए कम हो जाएगा। टोटल ऐसे डाट डाट कितने पुरस्कार देना है? 7 पुरस्कार। अगर हम इससे कहेंगे कि इस श्रेणी का पहला पद कितना है, यानी कि a बराबर कितना है, तो आप कहेंगे सर x है, और d का मान निकालना है तो दूसरे पद से इसको घटाइए, मतलब x माइनस 20 से हमें क्या करना है? x घटाना है। तो x कट जाएगा तो d बराबर बचेगा माइनस के 20। अब अगर इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास n कितना है, तो आप कहेंगे 7 पुरस्कार देना है, इसलिए 7, और टोटल राशि कितने रुपए की बांटनी है, तो आपको 700 रुपए की राशि। अब हमें 700 रुपए को बांटना है इस हिसाब से, तो आपको SN का सूत्र लगाना है। SN बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में t। SN का कितना आंसर मान है? तो 700 है, और n का मान 7 है बटे में 2। 2a का मान x है प्लस n का मान 7 है, और d का मान माइनस के 20 है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 7 2 इधर जाएगा गुणे में और 7 बटे में जाएगा, तो 700 गुणे 2 और बटे में 7 बराबर में 2x और 7 से 1 जाएगा तो प्लस का 6 और गुणे में माइनस का 20। ये 7 से 700 को काटोगे तो 100 बचेगा, और 100 दूना 200 हो जाएगा, बराबर 2x प्लस माइनस माइनस का 6 दूना 12 120। ये 120 इधर आएगा तो 200 में प्लस हो जाएगा 120 और बराबर में 2x बचेगा। ये कितना हो जाएगा? तो 320 हो जाएगा, और बराबर में 2x, 2 बटे में आएगा तो 320 बटे में 2 बराबर x। 2 काट दीजिए तो 2 एकन 2, 2 छक 12, 2 0, 160 रुपए। तो पहले वाले पुरस्कार की कीमत 160 रुपए आई। दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपए कम हो जाएगा, तो दूसरा पुरस्कार आपका 140 रुपए आएगा। तीसरा पुरस्कार
20 रुपए आएगा, और चौथा पुरस्कार 100 रुपए आएगा, पांचवा पुरस्कार 80 रुपए आएगा, छठवां पुरस्कार 60 रुपए आएगा और सातवां पुरस्कार 40 रुपए का आएगा। इस तरीके से आपके सातों पुरस्कारों की रेट। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आज के लिए हम लोग यहीं तक के वीडियो रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो चैप्टर नंबर 7 रहेगा, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो के साथ आप रिवीजन करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।